नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में बारिश होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा, इसी को बता रही हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। राजधानी दिल्ली में लगातार 2 दिन से बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सौरभ भारद्वाज समेत अतिशी समेत कई आला अफसर मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बारिश को झेलने के लिए दिल्ली अभी इतनी मजबूत नहीं है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 और 9 जुलाई को 24 घंटे में 153 mm बारिश हुई है। 40 सालों बाद इस तरह की बारिश हुई है, जिसको लेकर दिल्ली अभी इतनी तैयार नहीं कि इस तरह की बारिश को झेल पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें इस दौरान एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ मिलकर रास्ता निकालना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। हमें मिलजुल कर मौका मिला है तो हमें मिलजुल कर लोगों की मदद करनी चाहिए। इस त्रासदी में लोगों के साथ आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार यमुना का स्तर 203 है। इसको लेकर चेतावनी जताई गई है कि डब्ल्यूडीसी के अनुसार कि कल यमुना का स्तर 205 रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसको लेकर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अगर इस तरह का बहाव होता है तो यमुना के किनारे को निकासी के लिए रोक किया जाएगा। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली सरकार के अधिकारियों और की छुट्टी कैंसिल कर दी थी। उन्होंने इसके साथ ही निर्देश दिया था कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के कर्मचारी, दिल्ली के लोग, विधायक जाके सड़कों पे जाकर लोगों का हालचाल जाने। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कल एक दिन के स्कूलों की छुट्टी का भी ऐलान किया था। तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए थे। बारिश की वजह से लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी, जिसकी तरह से कई तरह की ऐसी खबरें निकल के सामने आई, तस्वीरें सामने आई, जहां पर लोगों को दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ा। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता की आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद जो आपदा प्रबंधन है और साथ साथ प्रदेश की सरकार है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और ये निर्देश दिए गए कि लोग जो आपदा है उससे बचाने की लोगों की कोशिश करें और साथ साथ मॉनिटरिंग करें। अभी देहरादून में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं काले बादल अभी छाए हुए हैं। और प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में अभी बरसात हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। प्रदेश की बात की जाए तो 200 से अधिक सड़कें बंद हैं भूस्खलन आने के कारण। और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इन 3 दिनों में भूस्खलन साथ साथ कई दिक्कतें लोगों को पड़ सकती है। फिलहाल जो मौसम है वो फिलहाल बना हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं और ये लोगों से अपील भी की गई है कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो चारधाम यात्रा है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और ये अपील की गई है कि आवश्यक काम ना हो, कृपया ट्रैवल ना करें पहाड़ों पर, क्योंकि भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में बजरी गिरने के कारण रास्ते बाधित है। तो कृपया रात को सफ़र ना करें और साथ साथ लोगों से एहतियात बदलने की भी लोगों से अपील की है कि लोग सावधानी से पहाड़ों के रास्ते जाए। वहीं जलस्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें सामने आ रही है, सड़कें बाधित हो चुकी हैं। लेकिन जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या आपदा प्रबंधन की टीम है लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं या फिर कहा जाए जो जिसमें बरसात बहुत ज़्यादा की आशंका जताई जा रही है वहाँ पर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। अब देखना होगा कि ये जो 3 दिन है उत्तराखंड के लिए कितने भारी होंगे और जो आपदा प्रबंधन के दावे हैं वो कितने साफ होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। दिल्ली के अध्यादेश पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, बता हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस पूरे मामले में राज्यपाल को भी पार्टी बनाए, राज्यपाल को भी इस पूरे मामले में शामिल करे। दरअसल आपको बता दें कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार को अधिकार दिया गया था, जिसमें अधिकार और पोस्टिंग के मामले को लेकर
सरकार ने इस आदेश को पलट दिया, जिसके बाद यह पूरा मामला तुल पकड़ता गया और इसके बाद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर दल से मिले, हर दलों के नेता से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद अध्यादेश पर समर्थन की मांग कर रहे हैं। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और राज्यसभा में इस अध्यादेश को रोकने के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को झटका वहां लगा जब कांग्रेस ने इस अध्यादेश से किनारा करने की कोशिश की। हालांकि विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस भी इसको समर्थन कर सकती है। दूसरे चरण की बैठक जो विपक्षी एकता की होने वाली है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि हम विपक्षी एकता की बैठक से पहले अनाउंस कर देंगे कि हम समर्थन करेंगे। अब देखने की बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को कितनी समर्थन मिलती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को ट्वीट के द्वारा जारी किया गया है और उसमें उसके बाद जो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। और इस लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल है वो भी आपको बता देते हैं। टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओब्रायन, डोना सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चीक, बड़ाइक और साकेत गोखले के नामों पर मुहर लगाते हुए उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया बीते गुरुवार 6 जुलाई से ही शुरू हो गया था। 24 जुलाई को होने हैं चुनाव। टीएमसी पार्टी ने बंगाल की राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवारों को लोगों की सेवा के लिए सच्ची श्रद्धा से काम करने को कहा है। पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को कहा है कि लोगों के प्रति अपने समर्पण पर कायम रहें। ट्वीट कर टीएमसी ने लिखा है कि हर भारतीय के अधिकारों के लिए अदम्य भावना और वकालत की तृणमूल की अस्थायी विरासत को बरकरार रखें। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 7 राज्यसभा सीटों के लिए पिछले सप्ताह ही नामांकन शुरू हो गया था, जिसके लिए आगामी 24 जुलाई को चुनाव होंगे। इसके साथ ही ज़्यादा विलंब न करते हुए वोटों की गिनती भी उसी शाम को की जाएगी। राज्य के कुल 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने वाला है, जबकि 7वीं सीट पर उपचुनाव किया जाना है। तो बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। टीएमसी के साथ ही राज्यसभा की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी नामांकन की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी संभवतः सोमवार को ही बैठक कर अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी सोमवार को विधानसभा जा सकते हैं। साथ ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उसके बाद ट्वीट कर उन सभी उम्मीदवारों को बधाई भी दी गई है। अब आपको बता देते हैं कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वो भी आज हो सकता है कि गुजरात के गांधीनगर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। शनिवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद फिर से चुनाव कराए गए। ताजा अपडेट दे रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 74,000 पंचायतों के लिए जो है चुनाव कराया गया। इस दौरान राज्य भर के कई जगहों पर हिंसात्मक वारदात जो है वो सामने आई। कहीं पोलिंग बूथों को लूटा गया, मारपीट हुई, आगजनी की गई, कहीं बैलेट पेपर बॉक्स में जो है वो पानी डाल दिया गया। इस तरह के तमाम घटना जो है देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी ने जो है राज्य चुनाव आयोग को यहाँ दोबारा से मतदान कराए जाने के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद इस पत्र को मिलने के बाद से जो चुनाव आयोग की ओर से इसकी स्वीकृति दे दी गई है और एक बार फिर से वहां सोमवार को चुनाव जारी है। सुबह से लगातार जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद से राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई है। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही। वहीं चुनावी हिंसा पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है।
दिग्विजय सिंह का बयान तब सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर 696 बूथों पर चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई उनमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में बूथ है। इसके बाद मालदा में 112 बूथ हैं। वहीं हिंसा प्रभावित नादिया में 89 बूथों पर जो है फिर से मतदान होगा, जबकि 24 परगना में जिलों में जो है 46 और 36 बूथों और अन्य जगह पर लगातार फिर से दोबारा मतदान जारी है। कई जगहों पर आज भी हिंसा की खबरें आ रही है। पंचायत चुनाव में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और आज फिर से जो है मतदान किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम जानते हैं सीपीएम शासन में इस तरह की स्थिति का बहुत बहादुरी से ममता बनर्जी ने सामना किया था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं ममता बनर्जी का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं, उनके कामों को जो है वो हमेशा सराहना करते आए हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर हो रहे हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल की हिंसा पर लगातार केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। अमित शाह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। देखा जा रहा है कि वहां पर चुनाव के दौरान काफी हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें कई लोगों की मौत सामने निकल कर आई थी। प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। फरक्काबाद में सावन के पहले सोमवार पर देखा गया कि मंदिरों भक्तों की लंबी लंबी कतारें थी। दर्शन करने के लिए लोग आए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आदेश यादव की रिपोर्ट देखिए। फरक्काबाद के पंडेश्वर मंदिर में जहाँ जो है काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। बताया जाता है कि यहाँ जो पंडेश्वर मंदिर बड़ा मशहूर मंदिर है और यहाँ लोग आते हैं। जो लोग आते हैं वो भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद जो है लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद जो है बताया जाता है कि कांवड़िए जो है यहाँ जाते हैं तो कांवड़ चढ़ाते हैं। और जो कांवड़ चढ़ाने आते हैं चढ़ाने के बाद जो है यहाँ चले जाते हैं। लोगों को कहना है बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है। आप बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है। आप जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। लगातार जो है पुलिस का पूरा इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों से पुलिस जो है निगरानी कर रही है आगे किसी भी प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम न दे सकें। लगातार जो है एडिशनल एसपी हो या एसपी हो, जिले के आला अधिकारियों को लगातार भ्रमणशील है। और अभी कुछ ही समय पहले जो है एडिशनल एसपी ने मंदिर का जायजा लिया और जायजा लेने के सुरक्षा के इंतजामों को देखा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। लगातार जो है पुलिस भ्रमणशील है। फरक्काबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। हापुड़ में जहां एक तरफ बारिश का कहर लगातार जारी है, वहीं आकाशीय बिजली से वहां पर कहर देखने को मिला। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से जहां लोग परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं आकाशीय बिजली का प्रकोप भी हापुड़ में देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें आकाशीय बिजली के प्रकोप के चलते हापुड़ थाना देहात के गांव 2 मई में एक 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज आवाज के साथ लगातार बिजली कड़क रही थी और इस तेज आवाज बिजली कड़कने की दहशत से ही 2 साल के मासूम की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें एक किशोरी 16 वर्षीय किशोरी अपनी छत पर बारिश में नहा रही थी और अचानक बिजली इस किशोरी पर आ गिरी। किशोरी बुरी तरह बिजली की चपेट में आ गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें हापुड़ के एक होटल में बिजली कड़कने से वहां लगे इन्वर्टर बैटरी में ब्लास्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हापुड़ में भी आकाशीय बिजली के प्रकोप के चलते जान और माल की हानि हुई है। कैमरामैन समयदीन के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है आकाशीय बिजली गिरने से 2-3 लोगों की जान पर खतरा हुआ। बताया जा रहा है पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उन लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। हर राहत सुविधा प्रशासन की तरफ से उन पीड़ितों को दी जा रही है। वहीं आपको बता दें बदायूं में 3 जुलाई को 2 महिलाओं के साथ हुए रेप के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी विजय राठौड़। तो 3 जुलाई को हुए 2 महिलाओं की हत्या के मामले में आज बदायूं पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि दोनों महिलाओं की हत्या कोल्ड स्टोर में की गई थी और हत्या के बाद सब अमोनिया गैस के रूम में छुपाए गए थे, जिसके चलते दोनों महिलाओं की पहचान पुलिस ने बमुश्किल की थी, जिसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही थी। और जांच के बाद जो बड़े खुलासे हुए हैं उनमें कोल्ड स्टोर
मालिक का बेटा सहित जो है 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जाता है कि दोनों महिलाओं के रेप के प्रयास के बाद दोनों महिलाओं की हत्या की गई थी। वहीं रेप के प्रयास में असफल होने के कारण महिलाओं की हत्या कर अमोनिया गैस के टैंक में दोनों शवों को छुपा दिया गया था और सुबह को दोनों के शव पॉलीथीन में बांधकर उसहित क्षेत्र के बची झजरऊ गांव के रोड के किनारे फेंक दिए गए थे, जिसमें पुलिस ने 4 जुलाई को दोनों शव बरामद करके ये सोशल मीडिया और तमाम अखबारों के माध्यम से पहचान करवाई थी। वहीं इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। तो हरदोई में मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट के अंदर 4 लोग घंटे भर फंसे रहे। उसके बाद क्या हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई का स्वास्थ्य विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि हरदोई की मेडिकल कॉलेज की जो महिला अस्पताल है वहां पे लिफ्ट बंद हो जाने के कारण 4 लोग उसमें फंसे रहे। लगभग 1 से पौन घंटा उसके अंदर फंसे रहे। अलार्म बजाने के बाद भी वहां पे टेक्नीशियन नहीं पहुंचे, क्योंकि उसमें लोगों की उबाचासी होने लगी। हालांकि इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक भी कोई सुध नहीं ली है, लेकिन 1 घंटे बाद वहां पे जब वो टेक्नीशियन पहुंचे लिफ्ट वाले, उसके बाद में उनको लिफ्ट से बाहर निकाला गया। हालांकि एक लोगों की उसमें सांस भी फूल रही थी, उनको तत्काल प्रभाव से उनका इलाज भी किया गया, उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। लेकिन लगातार ये हरदोई का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य महकमा सुर्खियों में बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी की लाइट चली गई थी, तो डॉक्टर अंधेरे में इंजेक्शन लगाकर उनका इलाज कर रहे थे, नजर आ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि ये गृह जनपद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है, लेकिन उनके ही गृह जनपद में स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना ये होगा ये स्वास्थ्य विभाग कितनी जल्दी सुधरेगा। हरदोई से और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।